जय हिंद, नमस्कार, जोहार सबको। चलिए हम लोग पर्यावरण में पढ़ रहे हैं जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र में। आज यह छठा वीडियो होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा पार्ट देखिएगा, सभी भाग को जरूर देखिएगा, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आएगा। चलिए आज देखते हैं प्रश्न। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधे सच में प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। यानी किसका अवशोषण करते हैं जिसके कारण पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। ऑप्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है, इसका आंसर होगा बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? है ना, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए, वृक्षों के द्वारा। यानी वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा यानी वृक्षारोपण करके, वन रोपण करके, पेड़ लगा करके, पौधा लगा करके कम किया जा सकता है ना। वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवधारी तथा पदार्थों के जलने तथा सड़ने से उत्सर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस रहती है, यानी संतुलित रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। आगे देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। यानी कौन सा ऐसा जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो पर्यावरण प्रदूषण के सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में काम आता है। देखिए यहाँ स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस या फिर कॉलीफॉर्म। ठीक है, कॉलीफॉर्म। तो इसका आंसर होगा कॉलीफॉर्म। यानी कॉलीफॉर्म जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉलीफॉर्म जीवाणु असमतापी, ठीक है, यानी अलग अलग तापमान असमतापी जीवों के मल में उपस्थित रहता है। कहाँ पर रहता है? जीवों के मल में उपस्थित रहता है। जल में इसकी उपस्थिति जल के प्रदूषित होने को बचाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी इन्हीं जीवाणुओं की उपस्थिति से ज्ञात की जा सकती है, यानी दर्शाई जा सकती है। आगे देखिए, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत परावर्तित नहीं है। यानी कहता है कि इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत परावर्तित नहीं है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा या फिर रेडियोधर्मी कचरा या फिर कृषि जनित कचरा जिसको अपशिष्ट बोलते हैं, और फिर देखिए खनन अपशिष्ट कचरा। ठीक है, खनन अपशिष्ट कचरा। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा यहाँ डी होगा, यानी खनन अपशिष्ट कचरा। खनन अपशिष्ट कचरा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बल्कि यह मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, यानी खनन से जो निकलता है वो क्या होता है? मृदा में मिल जाता है, जिससे मृदा अनुपयोगी हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा तथा कृषि जनित कचरा, जिसमें से डीडीटी या खरपतवारनाशी आदि जल प्रदूषण के स्रोत होते हैं, क्योंकि ये जल में घुल करके और नदी और समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ के जीवों के लिए हानिकारक बन जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण अनेक गंभीर रोग, यानी प्रमुख रोग तो जल से ही होता है, यानी जीवों में आधा से अधिक रोग क्या होता है? जल से ही होता है। तो जो गंभीर रोग हो जैसे पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि हो जाता है ना। आगे प्रश्न देखिए, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। यानी समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो जाते हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोंधारी वन या फिर मैंग्रोव वन। तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। यानी समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ये वन आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर भूमि का में नमी होता है वो ऐसे भूमियों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव या जिसको हम लोग कच्छ वनस्पतियाँ जैसे जिसमें से देखते हैं ज्वारीय संकरी खाड़ी या फिर ज्वारनदमुख एस्चुरी, ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों में उगती है।
इन वनों में खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है, यानी ऐसे वन जो होता है जो खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है। इन्हें डेल्टाई वन, है ना, इन्हें डेल्टाई वन यानी डेल्टा क्षेत्र में दलदली वन या फिर ज्वारी वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा जो होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से सुंदरी वृक्ष की प्रमुखता है, जिसके कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। आगे देखिए, फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए इस रीजन में जो है इसमें मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर यानी इसके डेल्टा पर स्थित है। आगे देखिए, मानव निर्मित या फिर मानव जनित आपदा का उदाहरण इसमें कौन है? भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या फिर भूस्खलन। तो नाम से ही क्लियर है, समुद्र मनुष्य के द्वारा तो भूकंप नहीं होता है, सुनामी नहीं होता, भूस्खलन भी नहीं होता है, ये सब प्राकृतिक आपदा है, यानी रासायनिक आपदा इसका आंसर होगा सी। यानी रासायनिक आपदा मानव निर्मित या मानव जनित आपदा है, जबकि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक आपदा जैसे हो गया भोपाल गैस त्रासदी, है ना, जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी। चेरनोबिल त्रासदी, है ना, ये 1986 में हुआ था। तथा, है ना, फुकुशिमा दुर्घटना जो 2011, ये सब मुख्य रूप से जो होते हैं ना रासायनिक पदार्थ के रिसाव के कारण घटित हुई थी। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यानी रोकथाम कर सकते हैं। नियम 2001 निर्देशित करता है, यानी क्या हमको बताता है? पहला देखिए, पटाखों, है ना, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, या फिर लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, या फिर किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर के द्वारा प्रदूषण। तो यहाँ पर कहता है कि इसकी रोकथाम को निर्देशित करता है, यानी कौन सा नियम? और डी में है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी ध्वनि प्रदूषण जिसका नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर को बजाना तथा किसी सभा में तीव्र गति से यानी तीव्र ध्वनि के लाउड स्पीकर का प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तेज शोर या फिर आवाज़ के कारण अनिद्रा, तनाव, चिंता जैसी स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अगला देखिए, कनिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, या फिर साइक्लोन कलेक्टर, या फिर फैब्रिक फिल्टर, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। कनिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर तथा फैब्रिक फिल्टर आदि युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कनिकीय पदार्थों यानी जो कण के रूप में होते हैं, कनिकीय पदार्थों के अंतर्गत आप देख सकते हैं जिसमें आता है धुआं, धूल, ठीक है, धूल, धुआं, कालिक या राख जो उड़ता है, कीटनाशक आदि शामिल होता है। ये कण मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब हवा में मिले हुए रहते हैं और जब श्वास लेते हैं तो श्वास नली के द्वारा अंदर जाता है, जिसमें श्वसन तंत्र ये प्रभावित करता है, यानी उसको नुकसान पहुंचाता है। साथ ही कनिकीय प्रदूषण समताप मंडल में जमा होकर विकिरण को बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न करता है। यार ये समताप मंडल में ये जब जमा हो जाता है तो जो सूर्य की किरणें आती है उसको अवरोध यानी वहाँ से बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था कहाँ? जीन वेपिस्टे ग्रीनवुड के द्वारा, या फिर जीन वेपिस्टे फ्यूरियर के द्वारा, या फिर जीन वेपिस्टे ग्रीन हाउस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, यानी जीन वेपिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम जीन वेपिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था, जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द याद रखिएगा, जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का रचना सबसे पहले क्या था, थॉमस पावेल एवं लॉरेंस सिल्वरमैन ने की थी। यहाँ याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के धरातल का तापमान जो होता है बढ़ जाता है। अगला देखिए, कहता है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यानी हरित गृह प्रभाव के द्वारा
कौन सा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर गामा रेडिएशन या फिर एक्स किरण रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है देखिए क्वेश्चन फिर से, यानी हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की ऊष्मीय विकिरण पृथ्वी से टकराकर, यानी पृथ्वी से टकरा कर वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसके कारण ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आकर अवरक्त किरणों जैसा व्यवहार करने लगता है। किसके जैसा व्यवहार करता है, अवरक्त किरणों जैसा व्यवहार करने लगता है। आगे देखिए, लंदन धूम्र पाया जाता है। देखिए लंदन धूम्र क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लंदन धूम्र पाया जाता है कब, ग्रीष्मकाल के दिन के समय, ग्रीष्मकाल के सुबह के समय, या शीतकाल के दिन के समय, या फिर शीतकाल के सुबह के समय। तो इसका आंसर होगा डी, यानी शीतकाल के सुबह के समय, ठीक है। लंदन धूम्र शीतकाल के सुबह के समय दिखाई देता है। इसे ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से भी जाना जाता है। 4 से 9 दिसंबर 1952 में लंदन शहर में स्मोक धूम्र की एक घनी परत छा गई थी, जो कई दिनों तक बनी रही थी। इसी के कारण उसका नाम यहाँ पर पड़ा। आगे देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी रिपीट किए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यानी यहाँ देखिए कि एसिड रेन में यहाँ कौन उपस्थित रहता है, HNO3, H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड या फिर ए और बी दोनों। यानी यहाँ पर देखिए HNO3 है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, या ए और बी यहाँ पर दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ होगा डी। यानी हम लोग इसको पीछे भी चर्चा की है, यानी नाइट्रिक एसिड, HNO3 तथा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। वर्षा जल में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तब इसको हम लोग अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे प्रदूषकों के कारण होती है। ये गैसें वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती है, और जब ही यह जीवों पर पड़ता है या कोई पेड़ पौधे पर पड़ता है तो उसको ये बर्बाद कर देता है। आगे देखिए, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फिर पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि नेशनल पार्क और उसमें कौन से अधिनियम के द्वारा जो बना गया, ठीक है, या इम्पोर्टेंट जो डेज हैं, दिवस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, यानी वैसे व्यक्ति जो लगभग 25 साल से वहाँ पर जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर एकाधिकार होता है। एकदम सही है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया, यानी यह जो जनादेश था यह किसके द्वारा दिया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान के अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, या फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो दिया गया इसका आंसर होगा डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ठीक है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि पर और उससे जो पैदा होगा, यानी उसमें जो पैदा उपजाएगा वो, तो उसमें पैदा होने वाली सभी वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा, ठीक है। साथ ही यह अधिनियम ऐसे अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटीज हैं एवं परंपरागत वन निवासियों को, जो वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज भी वहाँ निवास कर रहे हैं और आज भी वे वहाँ पर निवास कर रहे हैं, को भी जंगल भूमि एवं उससे पैदा होने वाले वस्तुओं पर भी एकाधिकार देता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है किसके नेतृत्व में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार टेट में पूछा है और जीएस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कहता है कि किनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन है ना को बल मिला, यानी चिपको आंदोलन सीधा समझिए कि चिपको आंदोलन चलाया गया। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी विश्नोई, या फिर मेधा पाटेकर, या फिर AK बनर्जी। तो नाम से ही क्लियर है, इसका आंसर ए होगा, सुंदरलाल बहुगुणा।
यानी चिपको आंदोलन, जो कि वन संरक्षण के लिए एक प्रमुख वन आंदोलन था। इसका नेतृत्व याद रखना है 1974 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन के अंतर्गत ठेकेदारी द्वारा काटे जा रहे, यानी जो ठेकेदार थे उन लोग काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए स्थानीय महिलाएं ने वृक्षों से चिपक कर, यानी वृक्ष को जब काटने आते थे तो वृक्ष को पकड़ लेता था चारों तरफ से। ठीक है, यानी वृक्षों पर चिपक कर वृक्षों की कटाई का विरोध किया। चिपको, इसीलिए उसको नाम पड़ा चिपको आंदोलन, चिपक करके। चिपको आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन में कितना हमारा प्रश्न बनेगा, इसका डिस्कशन करने से कितने प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा था वह एजेंडा 21 था से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है, कहने का मतलब है कि जब 1992 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ एक एजेंडा आया था, एजेंडा 21। यह संबंधित है, किससे संबंधित है ना, संधारणीय विकास से, या फिर प्रदूषक कीमत देगा के सिद्धांत पर, या फिर पर्यावरणीय शिक्षा से, या ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए, संधारणीय विकास से। यानी ये जो रियो सम्मेलन चला था, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में चला था, ये 3 से लेकर 14 जून 1992 तक, है ना, 3 जून से लेकर के करीब 11-12 दिन जो चला था, 3 जून से 14 जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, यानी यह रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से 170 देशों के प्रतिनिधियों ने, यानी पूरे विश्व के 170 देश के जो भी प्रतिनिधि थे एवं हजारों स्वयंसेवी, यानी जो भी एनजीओ थे, है ना, स्वयंसेवी संगठन एनजीओ ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम दिया गया। ठीक है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना को कहा गया कि पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंध को समझा जाए, यानी पर्यावरण और जो उससे संबंध में पर्यावरण एवं विकास के मध्य में जो संबंध है उसको समझा जाए। ऊर्जा को अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए, और जो ऊर्जा होती है उसको अधिक कुशल से प्रयोग किया जाए, तथा प्राकृतिक संतुलन को बनाकर सतत विकास एवं संधारणीय विकास का मार्ग अपनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी, है ना। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है ना, तो ये पूछा था, ये करंट से रिलेटेड देखिए पर्यावरण में भी पूछ दिया। यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2018 है, उसका थीम क्या था, प्रकृति से लोगों को जोड़ना। दूसरा है अपनी आवाज़ उठाइए, समुद्र तल नहीं। आगे देखिए प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना या सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तो इसका आंसर होगा सी, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना था, यानी है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। ठीक है, यह थीम प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति एक प्रकार का जागरूकता था ये। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए रखी गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष याद रखना है 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का यह उद्देश्य है दुनिया में लोगों को पर्यावरण के प्रति सुरक्षा एवं उसको बचाए रखने के लिए संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, याद रखना है, इसका संचालन कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। आगे देखिए वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार यहाँ कौन है
है ना। देखिए वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान के लिए जो भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए कौन सा पुरस्कार है? गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, या फिर प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई, है ना, बिश्नोई पुरस्कार। वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, याद रखना है किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। वन्यजीव सुरक्षा में सम्मिलित व्यक्तियों एवं संगठनों को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपया राशि भी याद रखना है, 1 लाख रुपया की नगद राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष योगदान के लिए प्रियदर्शनी पुरस्कार एवं उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में अग्रणी एवं अनुकरणीय कार्य किया है। ठीक है, गार्गी पुरस्कार को भी जान लेते हैं, क्या चीज़ है? गार्गी पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी जो है ना हाई स्कूल एवं जो होता है +2 स्कूल की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। यानी ये किसको दिया जाता है? वहाँ की लड़कियों को दिया जाता है जो मैट्रिक में और इंटर में 75% से अधिक अंक लाती है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, केंद्रीय है ना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? यानी जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, ठीक है, वहाँ की ऊपरी सीमा क्या है? यानी साउंड पोल्यूशन की, ध्वनि प्रदूषण की ऊपरी सीमा क्या है? यानी ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? ठीक है, 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, या फिर 90 डेसिबल। तो इसका आंसर होगा यहाँ B 55 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रिहायशी या आवासीय इलाका, है ना, जो जहाँ पर आदमी का आवास होता है, रेसिडेंस होता है, तो आवासीय इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा 55 डेसिबल यानी दिन के समय तथा रात के समय 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। शांत क्षेत्र के लिए ध्वनि सीमा 50 से 40 डेसिबल निर्धारित की गई है, यानी यहाँ पर ही निर्धारित किया गया है। और इससे ज़्यादा साउंड जो कोई उत्पन्न करता है या किसी द्वारा ज़्यादा साउंड का उपयोग किया जाता है तब उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर जो होता है 75 से 70 यानी 75-70 डेसिबल निर्धारित है। अभी फिर देखिए अगला प्रश्न में कहता है कि एक सुमेलित करना है, यानी कॉलम दिया हुआ है, सूची एक तरफ सूची 2, इसमें दोनों को आपको मिलान करना है। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। जल दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, या पृथ्वी दिवस। तो याद रखिए अभी तुरंत पढ़ लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो देखिए C का 5, C का पहला, ठीक है, तो C का पहला जहाँ होगा वही आंसर होगा। देखिए C का पहला एक गो क्वेश्चन में आंसर आ गया। C का पहला देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन जान गए पूरा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा मिला के देखना है। यानी यहाँ पर देखिए C का पहला है, यानी हमारा कौन सा आंसर होगा? A होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ व्याख्या में विश्व जल दिवस जो होता है मनाया जाता है 22 मार्च। इंपॉर्टेंट है, ये सब रट जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को याद रखना है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अभी हम लोग तुरंत पहले भी पढ़े थे, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये भी याद रखना है, 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस अर्थ डे ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल। 22 मार्च कौन दिन होगा? विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यानी एक ही तारीख है लेकिन महीना अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? यानी ये कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, या फिर देहरादून। तो इसका आंसर होगा D देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है?
ठीक है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। इस संस्था की स्थापना, इसको भी याद रखना है, 1982 यानी 1982 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य जो होता है उसको भी जानना है कि वन्यजीव संसाधनों पर वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना, वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करना तथा वन्यजीव प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम प्रबंधन में सलाह प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिए प्रश्न में कहता है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं, यानी भारतीय गैंडा जो होते हैं कहाँ संरक्षित हैं। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होगा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। यानी भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला यानी एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आश्रय स्थल है। ठीक है, यह पार्क कुल 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका एरिया कितना है, 480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह असम के गोलाघाट एवं नागोम जिले में स्थित है। कहाँ पर है, गोलाघाट एवं नागोम जिले में स्थित है। वर्ष 1985 ईस्वी में यानी 1985 में इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क के बारे में जान लेना है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए, जिम नेशनल पार्क जो होता है बाघ के लिए, बाघ एवं हाथी के लिए तथा बांदीपुर नेशनल पार्क मुख्यतः हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसको भी याद रख लीजिए, देखिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से जीव के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, यानी एक भाग है। हिमाच्छादित पहाड़ों यानी हिम से है ना, हिमाच्छादित, जहाँ हिम पर हमेशा बर्फ रहता है, तो हिमाच्छादित पहाड़ों से घिरी इस घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसको फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी में भ्रमण के लिए जुलाई से सितंबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो इसका आंसर होगा यहाँ राजस्थान में। सरिस्का घाटी कहाँ स्थित है, राजस्थान में। सरिस्का घाटी राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। यह पार्क 886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। याद रखना है, 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया तथा वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इस अभ्यारण्य में बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिकारा आदि जीव मिलते हैं, यानी आदि जीव की यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। चलिए, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी गिर शेर परियोजना गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यह पार्क एशियाई शेरों के लिए, यानी एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। याद रखना है, इसको नेशनल पार्क 1973 में घोषित किया गया। यह विश्व का एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट, यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एशियाई शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जाता है। ठीक है, यानी उसके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल आवास में उसको देखा जा सकता है। फिर देखिए आगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन देखिए, वर्ष 1972 में या फिर 73 में या 1981 में या 1985 में। तो इसका आंसर होगा यहाँ बी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 में हुआ।
ठीक है। यह बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भी जानना है। इसका उद्देश्य बाघों की कम होती संख्या को रोकना, यानी दिन ब दिन क्या होता है, बाघ की संख्या कम हो रहा है, उसकी संख्या को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। रोकना तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बाघों की संख्या में वृद्धि करना, यानी बाघ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, जंगल कटते जा रहा है, इसलिए बाघ वहाँ से बाघ का निवास माने बाघ की संख्या घटते रही है। ठीक है, इसलिए बाघ की संख्या को बढ़ाना है तो जंगल को बढ़ाना होगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में 50 बाघ अभयारण्य हैं। विश्व के 70% बाघ भारत में है। ये तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी विश्व में जितना भी बाघ पाया जाता है उसका 70% बाघ भारत में है, यानी आधा से भी अधिक। ठीक है, अधिक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 2/3। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या, ये भी जान लेना है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं। तो भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है, जबकि बाघों की सर्वाधिक घनत्व जो होता है मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, संख्या पूछेगा तो कर्नाटक, और यदि घनत्व में पूछेगा तो कौन होगा, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करें यदि अब तक नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि हम अगला वीडियो आपको और दे सकें अच्छा से अच्छा। ओके, बाय।